Hello everyone, welcome to unit second of lecture 3। पिछली बार हमने फैक्टर अफेक्टिंग वर्किबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम स्लम के बारे में पढ़ने वाले कि मेज़रमेंट ऑफ वर्किबिलिटी किस तरीके से होती है, उसके बारे में हम थोड़ा गौर फरमाएंगे। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। आगे स्टार्ट करते हैं। अब वर्किबिलिटी ऑफ कंक्रीट is composite property. Numerous empirical tests are available for measuring the workability of fresh concrete, but none of them is wholly satisfactory. Each test measures only particular aspect of it. There is really no unique method which measures the workability of concrete to bring out its full meaning. मतलब वर्किबिलिटी टेस्ट करने के लिए कोई भी ऐसा यूनिक टेस्ट नहीं है जो जिससे अपन को पता चली जाएगी कि वर्किबिलिटी ये कंक्रीट की यही है, ठीक है। पर अलग अलग थोड़े जो टेस्ट हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि इस तरीके की वर्किबिलिटी इस तरीके की मेजरमेंट, यानी वो कुछ हाइट के हिसाब से या उसके फ्लो के हिसाब से अलग अलग तरीके से उसके हिसाब से वो आपको प्रॉपर्टी देते हैं। पर कोई ऐसा यूनिक टेस्ट नहीं है जो आपको पूरी की पूरी वर्किबिलिटी बता दे कि क्या है उसके फ्रेश कॉन्क्रीट की वर्किबिलिटी। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, द फॉलोइंग आर द टेस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वर्किबिलिटी। जैसे कि पहला टेस्ट देके रखा है स्लम टेस्ट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा होता है कॉम्पैक्ट फैक्टर टेस्ट, जिसमें हमको कॉम्पैक्ट फैक्टर से पता चलता है कि क्या है स्लम की दी हुई सैंपल की वर्किबिलिटी। फिर फ्लो टेस्ट होता है, वीबी कॉन्सिस्टोमीटर टेस्ट होता है, और कैलीबॉल टेस्ट होता है। इन सारे टेस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है स्लम टेस्ट, तो उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं स्लम टेस्ट क्या होता है। अब स्लम टेस्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग कंसिस्टेंसी। बहुत फ्रेश कंक्रीट की कंसिस्टेंसी क्या है वो फाइंड करने के लिए हमको स्लम टेस्ट करना पड़ता है, और बहुत कॉमन टेस्ट है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है। डिप्लोमा वाले बच्चों ने तो ये पूरा का पूरा स्लम टेस्ट अपने डिप्लोमा टाइम में पढ़ा होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इट कैन बी, शायद रेगुलर वालों ने भी इसी करके सब्जेक्ट है उसमें शायद इसका जिक्र आपने कहीं ना कहीं पे सुना होगा, ठीक है। जो जो जिसने कंक्रीट के बारे में सुना है उसने स्लम टेस्ट के बारे में सुना होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा टेस्ट होता है और सबसे अच्छा टेस्ट होता है वर्किबिलिटी जानने के लिए फ्रेश कंक्रीट का, ठीक है। इट कैन बी एम्प्लॉय आइदर ऑन लेबोरेटरी ऑन द साइट ऑफ वर्क, कहीं पे भी अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। या तो साइट ऑफ वर्क में भी इसको हम कर सकते हैं, या अपन इसको लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। It is used conveniently as control test and give an indication of uniformity of concrete from batch to batch। हर बार अलग अलग बैच में, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा कंटेनर नहीं होता, तो हर बैच में हमको कंक्रीट बनाना पड़ता है, तो अलग अलग बैच की कंसिस्टेंसी जो भी होती है वो हमको स्लम टेस्ट के पता चलती है। जैसे पहला बैच है कंक्रीट का, तो पहला बैच का स्लम टेस्ट क्या, अगर सही निकलता है तो वो बैच मैं यूज़ करूँगा। फिर सेकंड बैच है, सेकंड बैच में मैं स्लम टेस्ट करूँगा। उसके बाद अगर वो बैच का अपना अप टू द मार्क स्लम मेरा आता है तो उसके बाद मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर नहीं आता तो मैं उसको कंक्रीट को रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से स्लम टेस्ट होता है। इट डज नॉट मेजर ऑल द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्किबिलिटी, मतलब वो सारे की सारे फैक्टर्स इसके अंदर नहीं आते वर्किबिलिटी के। बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी इट इज़ वाइडली एम्प्लॉयड ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत सिंपल टेस्ट है इसलिए बहुत हर वर्ल्ड में हर जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। अब स्लम टेस्ट के apparatus के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब जो स्लम टेस्ट का apparatus है वो मेटेलिक मोल्ड का बना हुआ होता है, ठीक है। और वो कोनिकल शेप का होता है, मतलब नीचे से कोनिकल शेप का टाइप का होता है, और नीचे से जो उसका डायमीटर होता है वो छोटा होता है, और ऊपर वाला जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है। हाँ सॉरी, ऊपर वाला जो डायमीटर वाला वो जो छोटा होता है, और नीचे वाला जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो बॉटम डायमीटर आप देख सकते हैं कितना सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर का दिया है। टॉप डायमीटर इसका कितने का दिया है, 10 सेंटीमीटर का दिया है, और इसकी जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। कौन सा होता है ये मेटेलिक क्यूब होता है, ठीक है। इसका जो बॉटम डायमीटर होता है वो 20 सेंटीमीटर का होता है, टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर का होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। ये याद रखना, ठीक है। 10 20 30 इस तरीके से आप याद रखना। टॉप बॉटम हाइट, क्लियर। द बॉटम एंड द टॉप एंड ऑफ द मोल्ड आर ओपन, ठीक है। ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से ये खुला हुआ होता है, ठीक है। फिर पैरेलल टू ईच अदर एंड द राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ कॉन, ठीक है।
ओपन टू टॉप एंड बॉटम, ऊपर से दोनों से जगह से वो होता है, खुला हुआ होता है, ठीक है। आप उसके अंदर कंक्रीट पोर करेंगे और पैरेलल होता है राइट एंगल एक्सिस, मतलब एक्सिस जो एक्सिस है कौन की, उससे राइट एंगल होता है हमारा ये जो मोल्ड होता है वो। द थिकनेस ऑफ मेटेलिक शीट ऑफ द मोल्ड शुड बी लेस देन 1.6 mm। जो उसकी जो मेटेलिक की थिकनेस है, जो शीट की हम कौन बनाएंगे उसका कितना mm का थिकनेस होना चाहिए, लेस देन 1.6 mm का थिकनेस होना चाहिए। द मोल्ड इज प्रोवाइड विथ सुटेबल गाइड फॉर लिफ्टिंग वर्टिकल अप, ठीक है। और उसके बाद बाजू में हैंडल लगा हुआ होता है, जिससे वो गाइड को हम उठाएंगे, सूटेबल गाइड को अगर हम उठाएंगे जिससे जिससे जो स्लम है हमको मिल जाएगा, मतलब वो जो मोल्ड है उसको उठाने के लिए पीछे बाजू में गाइड भी दिया हुआ होता है, ठीक है, हैंडल जैसा दिया हुआ होता है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। फिर फॉर टैंपिंग द कॉन्क्रीट, वो टैंपिंग करने के लिए भी यूज़ आता है। और स्टील टेम्पर रॉड 16 mm की जो रॉड है वो यूज़ होती है हर एक 3 लेयर के अंदर, है ना। हम उसको टैंपिंग करेंगे और अच्छी तरीके से कॉन्क्रीट भरेंगे। और 0.6 मीटर लेंथ विथ बुलेट एंड इज यूज, मतलब बुलेट एंड होता है दोनों का राउंडली शेप, सिलेंड्रिकल शेप होता है दोनों एंड से हम वो जो रॉड है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप दो इमेजें आपको दे के रखी है। ये इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई देखो, मैंने जैसे बोला था टॉप डायमीटर 10 सेंटीमीटर का, बॉटम डायमीटर 20 सेंटीमीटर का, और हाइट कितनी 30, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये गाइड दे के रखे हुए हैं, ये 2 गाइड हैं, ठीक है। ये गाइड का भी आपको आज देखना हो तो ये mm के अंदर दिया हुआ है 1.3 mm, 2.5 mm इसका क्या बोलते हैं थिक, 1.6 mm की थिकनेस इसकी, ठीक है। और ये नीचे यहाँ पे आप पैर रख के इसके टैंपिंग करेंगे, या ये भी गाइड है, ये 2 जगह पे गाइड दे के रखा है, ठीक है। रियल इमेज आपको देखनी है तो रियल इमेज ये रही, कौन की ये रही इमेज, रियल इमेज देखो ये रहा गाइड। यहाँ से आप उठाओगे, ठीक है, यहाँ पे पैर रखोगे और इसके अंदर आप क्या भरोगे जिससे स्टेबिलिटी हिल ना जाए, और इससे आप क्या करोगे, यहाँ पे कंक्रीट भरोगे। देख सकते हो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से पूरी की पूरी इमेज दी गई है। देखो पहला जो प्रोसेस है उसमें क्या किया, यहाँ पे देखो आपके 2 पैर दिख रहे हैं, ठीक है। कंक्रीट भरा, कंक्रीट को टैंपिंग किया, फिर वापस से एक और लेयर भरी, फिर टैंपिंग किया, फिर एक और लेयर भरी, टैंपिंग किया, इसको अच्छी तरीके से हिला लिया, ऊपर की ओर पूरा अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। अब धीरे 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 इसको कंसिस्टेंसली उठाया, और फिर अगर ये स्लम हमको अच्छी तरीके से मिला, इसका मेज़र कर लिया हमने। अगर ये पूरा का पूरा कोलैप्स नहीं होता तो वो स्लम हम कॉन्क्रीट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉन्क्रीट हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। आगे मैं बताऊँगा किस किस तरीके का स्लम होते हैं। स्लम टेस्ट की प्रोसीजर पढ़ लेते हैं हम लोग। The initial surface of the mold is thoroughly cleaned and freed from the sulfurous moisture and adherence of any old set concrete before। ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम खाना खाते तो सबसे पहले क्या करते हैं, बर्तन धोते कि नहीं, उस तरीके से हमको अपना मोल्ड साफ़ करना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा, कोई भी तरीके का मॉइस्चर उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, जिससे हमको रीडिंग सही तरीके से मिले, ठीक है। The mold is placed on smooth, horizontal and non-absorbent surface। ऐसी सरफेस पे वो मोल्ड को रखना चाहिए जहाँ पे कोई भी तरीके का मॉइस्चर ना हो, अच्छी तरीके का अपना क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी जगह हो, एकदम रफ सरफेस ना हो और प्लेन सरफेस मिले, और जहाँ पे अच्छी तरीके से हमारी स्टेबिलिटी आ पाए हमारी कंक्रीट की, ठीक है। द मोल्ड इज फिल्ड विथ कंक्रीट इन 4 इक्वल लेयर। 4 इक्वल लेयर के अंदर हमको वो पूरा का पूरा मोल्ड है भरना है। ईच लेयर इज टेम्प्टेड विथ 25 स्ट्रोक ऑफ टैंपिंग रोड। ईच लेयर, जैसे मैं एक लेयर भरता हूँ, ठीक है, उस लेयर के अंदर क्या है, मेरे को 25 स्ट्रोक मारने, जिससे कोई भी एयर वॉइड ना आ जाए उसके अंदर, और अपना जो रीडिंग है अच्छी तरीके से अपन को मिल पाए। आफ्टर द टॉप लेयर After the top layer has been tempted, the concrete is struck off a level with a trowel and tamping rod, ठीक है। एक बार क्या होगा, जब पूरी लेयर हमारी 4 की 4 लेयर भर जाती है तो जो कंक्रीट है जो ऊपर जो लगा हुआ है हमारे कॉन के ऊपर, उसको अच्छी तरीके से टेम्पलिंग रॉड से टेम्पल करने के बाद उसको लेवल कर देंगे अपन, ठीक है। देन द मोल्ड इज रिमूव बाय लिफ्टिंग इट स्लोली। फिर धीरे धीरे वो मोल्ड को अपन खींचेंगे और केयरफुली वर्टिकली डायरेक्शन में उसको हम ऊपर खींचेंगे, ठीक है। दिस अलाउ द कॉन्क्रीट टू सबसाइड, और वो क्या करेगा, कंक्रीट को फैलने के लिए जगह देगा।
द सबसिडाइंस इज रेफर टू द स्लम ऑफ द कंक्रीट, और वही फैलाव वो हमको किसमें हमको स्लम टेस्ट का कंक्रीट का स्लम टेस्ट फाइंड करने में यूज़ होगा। समझ में आया? इस तरीके से जो स्लम है वो हमारा टेस्ट उसका प्रोसीजर होता है। एक और पॉइंट है, द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द हाइट ऑफ मोल्ड एंड दैट ऑफ द हाइट पॉइंट ऑफ सब्सिडीड कंक्रीट इज मेजर्ड। अब जो हमारे पास सब्सिडीड कंक्रीट, जो हमारे पास मोल्ड निकाल के पास हमारे पास जो शेप में कंक्रीट बचा है उसकी हाइट और हमारी मोल्ड की हाइट मेजर करी जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट इन इज टेकन इन एज अ स्लम कंक्रीट, और वो क्या बोलते हैं, जो भी डिफरेंस रहेगा हाइट का कंक्रीट का और मोल्ड का, उसको हम एज अ स्लम ऑफ कंक्रीट गिनेंगे। अब स्लम पैटर्न, अगर मैं मोल्ड निकालने के बाद कौन से पैटर्न में मेरे को पता चलेगा कि वो कंक्रीट यूज़ करने लायक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप 3 इमेज देख सकते होगे, ठीक है। 3 तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा। एक तो ट्रू स्लम जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, फिर शेयर स्लम जिसको हमको और ऐड करना पड़ेगा जिस चीज़ की कमी होगी उसके अंदर, और कोलैप्स स्लम, ठीक है, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। अब ट्रू स्लम रहेगा तो हमको जो कंक्रीट का जो शेप है वो कितना का मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन मोल्ड और कंक्रीट के बीच में, देखो इस तरीके का मिलेगा। रियल इमेज आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, वो 25 का गैप रहेगा, अप टू 25 का गैप रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप शेयर अगर मोल्ड देखोगे तो वो आधा गिरा हुआ होगा, यानी इस साइड से आपको 20 to 50 का मिलेगा, और जहाँ से पूरा गिरा हुआ कोलैप्स होगा वहाँ पे आपको अप टू 150 का का गैप मिल सकता है मोल्ड और कंक्रीट के बीच में। और स्लम का तो भैया छोड़ दो, गुड़ गोबर हो गया, समझ जाने का। जो मोल्ड है वो उसका कोई मतलब कंक्रीट का कोई अता पता नहीं रहेगा, पूरा कोलैप्स हो जाएगा, नीचे आप देख सकते हो एकदम चप्पाट हो जाएगा, ठीक है। द स्लम पैटर्न आर शोन इन द फिगर इंडिकेट द करेक्टरिस्टिक ऑफ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 3 तरीके का इसके अंदर आपको फेलियर मिलेगा, स्लम पे मिलेगा, फेलियर नहीं। याद रखना, ट्रू स्लम, शेयर स्लम एंड कोलैप्स स्लम। वापस से मेरे साथ रिपीट करेंगे, ट्रू स्लम, शेयर स्लम, ट्रू स्लम, शेयर स्लम एंड कोलैप्स स्लम, ठीक है। अब ट्रू स्लम क्या होता है? इट कंक्रीट सबसाइडेड इवनली, इट इज कॉल्ड ट्रू स्लम। जो अच्छी तरीके से सस्टेन कर गया, रह पाया अच्छी तरीके से, हमारा सिर्फ 25 का उसका डिफरेंस आया, वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू स्लम हो जाएगा, ठीक है। शेयर स्लम किसको बोलेंगे बताता हूं मैं। इन इफ वन हाफ ऑफ द कंक्रीट कोन साइड डाउन, मतलब एक भाग है कंक्रीट का वो स्लाइड हो जाएगा और एक भाग वैसे ही का वैसे ही टिका रहेगा, इट इज कॉल्ड शेयर स्लम, उसको हम शेयर स्लम के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। द शेयर स्लम इज मेजर्ड अ डिफरेंट इन हाइट बिटवीन द हाइट ऑफ मोल्ड एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द सब्सिडेंस, ठीक है। किसके उसमें मेजर किया जाता है? शेयर स्लम मेजर बाय द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ मोल्ड और वैल्यू ऑफ सब्सटेंस, मतलब जितना अपना कंक्रीट बच गया उसके उसमें वो मेजर किया जाता है। इफ सैंपल शोन द शेयर स्लम द एक्सपेरिमेंटल शेयर शैल बी रिपीट, अगर वो शेयर स्लम हमको दिखता है तो हम एक्सपेरिमेंट वापस करने का सोच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डिफरेंस आ गया हो कंक्रीट के अंदर, या अच्छी तरीके से उसको टैंपिंग ना किया हो, तो उसकी वजह से भी शेयर स्लम का हमको इफेक्ट मिल सकता है, ठीक है। तो हम वापस रिपीट करके एक बार उसको चेक कर सकते हैं। The shear slump should be measured. Sorry, if in a repeat test also the specimen shows shear slump, the shear slump should be measured and record as a shear slump, ठीक है। और अगर दूसरी बार में भी अगर वो शेयर स्लम का इफेक्ट आता है तो समझ जाने का वो शेयर स्लम ही है, उसको वापस से रिपीट करने का, टेस्ट का रिपीट करने का जरूर नहीं है। शेयर स्लम इंडिकेट द कंक्रीट इज नॉन कोहेसिव एंड हार्श, ठीक है। जो शेयर स्लम क्या दिखाता है कि वो कोहेसिव नहीं है, मतलब कोहेसिव लेस बोलते हैं ना, कोहेसिव यानी अपना वो रेती जैसा, पर वो रेती जैसा नहीं है, वो थोड़ा हार्श है, ठीक है। शेयर स्लम हमको ये दिखाता है, ठीक है। और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी वो सेग्रीगेशन की रहेगी, तो आपको आगे जाके ब्लीडिंग इफेक्ट या सेग्रीगेशन इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है आपकी कंक्रीट के या स्लैब के अंदर, जिसके भी अंदर आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो। दिस ऑल्सो इंडिकेट द पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, और ये जो पुअर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है उसको भी इंडिकेट करता है। तो शेयर जो स्लम है वो एग्रीगेट के लिए आपको इंडिकेट करेगा कि भाई आपका जो ग्रेड का एग्रीगेट है वो अच्छी तरीके से उपयोग नहीं किया गया, आपने रफ एग्रीगेट यूज़ किया है, इसकी वजह से जो बॉन्डिंग है कंक्रीट के अंदर बन नहीं पा रही है।
कॉलेप्सलम क्या बोलता है भाई? कॉलेप्सलम इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो कंक्रीट है वो आपने ज़्यादा वेट कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत पतली हो गई है और वो अच्छी तरीके से अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, वो फैल जा रहा है। ठीक है, कॉलेप्सलम आपको ये बताता है। द स्लम्प इज यूजुअली 25 to 75 mm फॉर लो वर्किबिलिटी, 50 to 100 mm फॉर मीडियम वर्किबिलिटी एंड 100 to 150 mm फॉर हाई वर्किबिलिटी। ठीक है, जो हाई वर्किबिलिटी है वो कितने में रहेगी? 100 to 150 mm आता है तो आपकी हाई वर्किबिलिटी रहेगी, 50 to 100 मीडियम वर्किबिलिटी रहेगी और 25 to 75 mm आता है तो आपकी लो वर्किबिलिटी रहेगी। नॉर्मली फ्रेश कॉन्क्रीट यूज टू रेनफोर्स कॉन्क्रीट इज यूजुअली ऑफ मीडियम वर्किबिलिटी सच एज, ज़्यादातर जो फ्रेश कॉन्क्रीट है उसकी मीडियम वर्किबिलिटी आती है और उसकी जो रेंज रहती है वर्किबिलिटी की रेंज वो एज पर IS कोड 456 2000 के हिसाब से रहती है, जो कि ये रही आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग और उसके लिए कंक्रीट हमको स्लो करना है, यूज़ करना है। बिल्डिंग कंक्रीट या शैलो सेक्शन या पेवमेंट पेवर के लिए हमको यूज़ करना है तो उसकी जो वर्किबिलिटी, डिग्री ऑफ वर्किबिलिटी रहेगी वो बहुत लो रहेगी। ठीक है, मास कंक्रीट, लाइट रेनफोर्समेंट सेक्शन इन द स्लैब, बीम, वॉल कंक्रीट, फ्लोर, हैंड प्लेस, पेमेंट, कैनाल लाइनिंग एंड स्टिफ फुटिंग के लिए हमको अगर कंक्रीट यूज़ करना है तो डिग्री ऑफ वर्किबिलिटी उसकी लो रहेगी, उसका जो स्लम्प रहेगा 25 to 75 mm रहेगा। ठीक है, फिर हैवी, जितना लिक्विडिटी कंक्रीट के अंदर जाता है उतनी हाई वर्किबिलिटी है, याद रखना। ठीक है, हैवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब, बीम एंड वॉल कॉलम, उसकी मीडियम वर्किबिलिटी हम चला सकते हैं, 50 to 100 mm स्लम आएगा तो हम चला लेंगे। स्लिप फॉर्म वर्क पम्प कंक्रीट, उसकी मीडियम वर्किबिलिटी रहेगी 75 to 100 mm की। ठीक है, ट्रिंच, क्योंकि अपन को लिक्विडिटी है पंप के द्वारा ऊपर चलाने का कॉन्क्रीट है ना। ट्रिंच फिलिंग इन C2 पाइलिंग, उसकी हाई वर्किबिलिटी रहनी चाहिए 100 to 150 mm की। ठीक है, और ट्रीमी कंक्रीट के अंदर वेरी हाई वर्किबिलिटी रहनी चाहिए। रेफर टू नोट नंबर 2। यहाँ पे 2 तरीके के नोट दिए हुए हैं, पहले नोट नंबर 1 पढ़ लेते हैं, फिर नोट नंबर 2 पढ़ लेंगे। In very low category of degree of workability where strict control is necessary, either pavement quality concrete measure of workability by determining of compacting factor will be more appropriate than slump, and value of compacting factor of 0.75 to 0.80 is suggested। अब जो पहला पॉइंट के अंदर लिखा है वर्किबिलिटी, जो अगर पहले जो चीज़ की वेरी लो रहेगी, पहला जो पॉइंट है हमारा उसकी बहुत लो वर्किबिलिटी दी है तो उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा वर्किबिलिटी को, क्योंकि आगे जाके फिर वो काम ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो अगर स्लम से हमको उसकी वर्किबिलिटी नहीं मिल रही तो उसका हमको कॉम्पैक्ट फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट फैक्टर आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्पैक्ट फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू उसकी 0.75 to 80 के बीच में होनी चाहिए, तो फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे, वरना स्लम टेस्ट में अगर वो फेल हो रहा है और कॉम्पैक्ट फैक्टर में भी अगर वो फेल हो रहा है तो वो कंक्रीट यूज़ होने लायक नहीं है। पहला पॉइंट आपका पहला नोट ये बताता है। इन वेरी हाई कैटेगरी ऑफ वर्किबिलिटी मेजरमेंट ऑफ वर्किबिलिटी बाय डिटरमिनेशन ऑफ फ्लो विल बी अप्रोप्रिएटेड। वेरी हाई वर्किबिलिटी के अंदर जो हम लोग को क्या करने का, मेजरमेंट ऑफ वर्किबिलिटी बाय डिटरमाइनिंग ऑफ फ्लो, उसका जो फ्लो टेस्ट करेंगे अपन को, उससे अपन को पता चल जाएगा। IS कोड 9103 के अंदर फ्लो टेस्ट की सारी आपको वैल्यू दी रखी होगी, तो उसके लिए अपन को फ्लो का उसका फ्लो देखना पड़ेगा हाई वर्किबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को उसका रेंज के बारे में पता चलेगा। एक और चार्ट है जिसके अंदर आपको सूटेबिलिटी बताया, वेरी हाई, लो, मीडियम, हाई और वेरी हाई के अंदर। उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया स्लम का MM कितना होना चाहिए, वेरी लो के अंदर अपन को नहीं बताया, क्योंकि अपन को कॉम्पैक्ट फैक्टर टेस्ट करने का, वेरी हाई के अंदर क्या कौन सा टेस्ट करने का, फ्लो टेस्ट करने का। लो, मीडियम, हाई के आपको दिया हुआ है, 25 to 75 अपना लो होगा, 50 to 100 अपना हाई मीडियम होगा और 100 to 150 अपना क्या होगा, 50 to 100 अपना मीडियम होगा और 100 to 150 अपना हाई होगा। ठीक है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे के रखिए। रोड वाइब्रेट बाय द पावर ऑपरेटेड मशीन, वो तो मैंने आपको आगे बता दिया, आपको एक और बार पढ़ना है तो ये एक बार पढ़ लेना, वो सिंपल लैंग्वेज में इसके अंदर दिया हुआ था कि बिल्डिंग अपन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक और बार आपको पढ़ना है तो इसके अंदर ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट खींचो और इसको अच्छी तरीके से पढ़ो, सेम चीज़ दे के रखी है। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है। इट इज़ सूटेबल फॉर कंक्रीट इन विच मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज़ मोर देन
40 mm के अगर एग्रीगेट है तो ये हमारा जो टेस्ट है वो हमारे लिए सूटेबल है. देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वर्केबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ स्लम. कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है वर्केबिलिटी और स्लम वैल्यू ऑफ स्लम के अंदर. ठीक है. स्लम ऑकर इन द केस ऑफ प्लास्टिक मिक्स, इट डज नॉट ऑकर इन ड्राई मिक्स. ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है. अब प्लास्टिक मिक्स बोले तो फ्रेश कंक्रीट के अंदर ही हम स्लम टेस्ट कर सकते हैं, हार्ड कंक्रीट के अंदर नहीं कर पाएंगे. हम भी पागल नहीं है भाई, हमको मत सिखाओ, चलो आगे बढ़ो. मैनी शेप ऑफ स्लम कैन ऑकर एंड इट डिफ़िकल्ट टू डिसाइड विच इज़ करेक्ट वैल्यू. और बहुत सारे शेप हमारे ऑकर होते हैं. ठीक है, उसके अंदर स्लम के अंदर तो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे को फाइंड करना कि भाई इसकी करेक्ट वैल्यू क्या है. हर बार अपन को नया शेप आएगा तो अपन को कैसे पता चलेगा उसकी करेक्ट वैल्यू क्या है. उसके अंदर बताए एडवांटेज क्या है इसका. द एपरेटस फॉर द स्लम टेस्ट इज़ चीप, पोर्टेबल एंड सिंपल. कहीं पे भी उठा के लेके जा सकते हो. पोर्टेबल है, चीप है यानी सस्ता है, और सिंपल है, कोई भी यूज़ कर सकता है, अनएजुकेटेड पर्सन भी यूज़ कर सकता है. ठीक है. द टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड एट द साइट ऑफ द वर्क ऑन द लेबोरेटरी. ठीक है, कहीं पे भी अपन परफॉर्म कर सकते हैं, साइट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. द डिफरेंस इन वाटर कंटेंट ऑफ सक्सेसिव बैच ऑफ कंक्रीट ऑफ द सेम आइडेंटिकल मिक्स कैन बी इजीली डिटेक्ट. ठीक है, वाटर कंटेंट अपन को इजीली पता चल जाएगा कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, अगर अपनी जो बैच है वो सेम है तो. ठीक है, तो इसलिए ये जो टेस्ट है बहुत जगह पे काम आता है. रिकमेंडेड स्लम, कि कहाँ पे कौन कौन सा स्लम यूज़ करना चाहिए. ठीक है, स्लम की अपन को वैल्यू दी है. मिनिमम 25 to 50 रहेगी तो पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं. 25 to 50 रहेगी तो मास कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं. 25 to 75 रहेगी तो अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, अनरेनफोर्समेंट फुटिंग में यूज़ कर सकते हैं. कैशन में 25 to 75 का स्लम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, रेनफोर्समेंट फाउंडेशन में 50 to 100 का कर सकते हैं. रेनफोर्समेंट स्लैब बीम के अंदर 30 to 125 mm तक का मैक्सिमम स्लम अपन चला सकते हैं. और कॉलम के अंदर 75 to 125 का मिनिमम 75 से लेके 125 तक का स्लम हम चला सकते हैं. तो ये था आज हमने जो पढ़ा स्लम के बारे में. नेक्स्ट टाइम हम आपको कॉम्पैक्ट फैक्टर टेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे, वर्केबिलिटी का ही है. ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या टेस्ट आते हैं उसके अंदर हम सब पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही. कल मिलते हैं, कल नहीं, मंडे को मिलते हैं नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू. देखते रहिए आज तक अपना ISSIT का चैनल. चलिए, बाय बाय.